कोशिश ये की जाए कि इलेक्शन का खर्चा मिनिमम। तो सवाल ये है कि अब सब कुछ डिजिटल होना चाहिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए सर। एक्सप्लेन एक्स एक नया प्लेटफॉर्म है और मैं इसके जरिए मैं चाह रही हूँ कि आपका जो मैसेज इतने सालों से जो आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे काम किया है, एब्सोल्युटली अमेजिंग। मतलब आप एक वैसे आरटीआई एक्टिविस्ट है जिन्होंने शुरू से लेकर अंत तक इतने आरटीआई फाइल किए सर। इतना डेडिकेशन मैंने आज तक जीवन में किसी का नहीं देखा। ऑनेस्टली धन्यवाद। इट वाज आई एम अमेजिंग। शुक्रिया, आई फील हम्बल्ड। मुझे लग रहा है, परंतु ये बता दूं, जजमेंट के बाद 4 आरटीआई और हो चुकी हैं ये इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। अरे एक वाह। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, 3 इस वक्त पड़ी है स्टेट बैंक। हाँ, तो सर ये तो उसमें बहुत कुछ कुछ है। नया आया है कि उसमें कितने बिके हैं, यही डिटेल्स आए होंगे अभी तो। नहीं, अभी आएंगे ना, जब जवाब आएगा तो। आपने अभी तो, जजमेंट के बाद अभी लगाया आफ्टर दी है। जजमेंट मैंने फाइल की है ना। देखिए सर, वही मैं इसी डेडिकेशन की बात कर रही हूँ कि जजमेंट आ गया लेकिन आप रुकने वाले नहीं है। मतलब आप अपना आगे चल रहे हैं। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। एंड मैं चाहती हूँ कि हमारे नागरिक आपसे इंस्पिरेशन लें कि एक बार अगर आप किसी भी चीज रास्ते में चले तो उसको पूरा तय करें आखिरी तक। और आपने ये मुद्दा जो उठाया सर शुरू से आज तक, और इसमें कितने सारे दस्तावेज लाइक डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो आरबीआई से हो, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस हो, चाहे इलेक्शन कमीशन से हो, सारी जगह से इतने सारे डिटेल्स आपने इकट्ठा किए क्योंकि वो एक एविडेंस है और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वही हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उन डॉक्यूमेंट्स पर पूरा गौर फरमाया और फिर उन्होंने ये जजमेंट दिया है। तो सर पहले तो आप करेक्ट। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये कि आप जजमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है। देखिए, ये एक लैंडमार्क जज, और उन्होंने खाली एक इलेक्ट्रल बॉन्ड को नहीं देखा। वो मेन इशू, अगर आपको याद होगा, हमने स्टार्ट किया था अमेंडमेंट टू फाइनेंस एक्ट 2017। फर्स्ट लेटर वाज फ्रॉम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन 26 मई, एंड देन वी स्टार्ट। हमने उसके बाद में वहां से और एक फाइलों पे फाइलें लेते चले गए, और उन फाइलों को लगा के हमने उस लेटर में लिखा कि ये लेटर जो है लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट लॉ मिनिस्ट्री को लिखा गया। तो जवाब जो मिले उसको अपनी आरटीआई से अटैच करके लॉ मिनिस्ट्री चले गए, लेजिस्लेटिव। वहां जाके देखा तो अभी कुछ हो ही नहीं रहा था, 1 साल के बाद 2017 के, वो 2018 आफ्टर रिमाइंडर आगे गए। तो जहां जहां मैंने आरटीआई को आगे पुश किया, तो जो इंफॉर्मेशन मिली थी उस इंफॉर्मेशन को मैंने सप्लाई किया दूसरी पब्लिक अथॉरिटी को भी, ताकि कहीं ये नहीं डाउट है कि हमारे पास पहुंचा नहीं है। वो पढ़ भी लें फाइलों में क्या है। पर्पज ये है कि 1 1.5 साल लग जाता है जब आरटीआई करते हो, फिर आरटीआई के बाद अपील करते हो। तो उसका पर्पज था कहीं वो भूल तो नहीं गए, क्योंकि तब तक टीम बदल जाती है, ऑफिसर बदल जाते हैं इलेक्शन कमीशन में। और मैं जानता हूँ कि सबसे जो संस्था है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। आरटीआई के जरिए इंफॉर्मेशन लेना आपके लिए कितना कठिन रहा, या वो जर्नी जो आपकी रही वो कितना मुश्किल रहा या कितना आसान रहा आपके लिए इंफॉर्मेशन निकालना। मैं कहूँगा इस मामले में तो बहुत आसान था। सिर्फ अगर मुझे बहुत ही प्रॉब्लम आई तो डिपार्टमेंट रेवेन्यू में। उनके पास इतने रिमाइंडर गए कि हर बार वो मेरी आरटीआई को लॉ मिनिस्ट्री पे भेजते। लॉ मिनिस्ट्री कहती है तो आपके लिए आई है, हम तो दे चुके हैं। तो वहां से आज तक इतना करने के बाद पर्सनल विजिट टू दोज डिपार्टमेंट्स डिडंट वर्क। सो प्रॉब्लम वाज लाइंग विद रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एंड एज वी माय डॉक्यूमेंट से जो पता चलता है कि सारा प्रोजेक्ट ही रेवेन्यू से शुरू हुआ था। डिपार्टमेंट रेवेन्यू, जहाँ इनकम टैक्स वगैरह थे, वहां से आया था। और उसके बाद में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को हैंड ओवर कर दिया था कि अभी आप स्ट्रक्चर के लिए आगे चलिए। तो इसमें मेन जो स्टार्टिंग पॉइंट था कि वो था डिपार्टमेंट रेवेन्यू, वो एकदम ओपेक रहा। प्रॉब्लम आ रही है तो अब आ रही है। इलेक्शन कमीशन जो इंफॉर्मेशन दे रहा था सेम सब्जेक्ट पे, अब पिछले 4 5 महीने से वो एक तरह का हमारे लिए मुश्किल हो गया। अब हमें
तो सर हाँ आपको जी। जो अब मुद्दा क्या है, स्कीम तो उन्होंने कर दिया है, स्ट्रक डाउन मतलब रद्द कर दिया है, बट अब मुद्दा जो उठेगा या आगे, अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, स्कीम तो खत्म है, तो अब जो डोनर्स हैं उनकी लिस्ट सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है। अब आपको क्या लगता है सर, इसके आगे क्या पॉसिबिलिटीज हैं? क्या वो जो लिस्ट है उसको पब्लिक करनी चाहिए, कि पिछले इन इतने, क्योंकि करोड़ों रुपए का चंदा दिया गया है, हजारों करोड़ रुपए, तो वो जो डॉक्यूमेंट है जो डोनर्स के नाम है। 16,500+ करोड़। जी, देखिए 16,500+ करोड़ रुपए, उसके डोनर्स, उनका नाम, आपको क्या लगता है कि उन्हें पब्लिक करना चाहिए? क्योंकि हमारा पॉलिटिकल फंडिंग सिस्टम, डेमोक्रेसी उसी पे निर्भर है, ट्रांसपेरेंसी। तो अगर ये ट्रांसपेरेंसी होती नहीं होती है तो कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी खतरे में। सो व्हाट डू यू देखिए, से, आपको क्या क्या है उस पर, क्या कहना है? नहीं, वो तो करना चाहिए जो ऑर्डर है। वो तो हम एज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री, हम तो शुरू से ही एक चीज डिमांड कर रहे कि इलेक्शन प्रोसेस पारदर्शिता हो। और दूसरा जो ये कह रहे थे ब्लैक मनी का, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप इलेक्शन 2019 के जो आंकड़े आ रहे थे, स्टडी की गई थी, ये 50 से 60 हजार करोड़ के करीब एंड मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्शन हुई। तो ये कहना कि ब्लैक मनी नहीं है, ईच एमपी को इतना खर्चा करना, ईच एमएलए को इतना, अगर वो सारा टोटल बिल आती है वो उससे आधा भी नहीं है, तो मतलब बाकी पैसा कहाँ से आया जो खर्चा हुआ था? ये सोचने की बात है ना, वो ब्लैक ही होगा। जो ऑफिशियल डिक्लेयर करता हो एंटाइटल से के बाद अगर ये स्टडी इतनी आए, तो फर्स्ट प्रोसेस ये होना चाहिए, ऑल कोशिश ये की जाए कि इलेक्शन का खर्चा मिनिमम हो। उसका कारण मैं सीधा बताता हूँ। मैं अगर इलेक्शन में भागीदारी करना चाहता हूँ नेशन बिल्डिंग के लिए, बिकम ए लॉ मेकर, देन इस प्रेजेंट स्थिति जहाँ करोड़ों का खर्चा हो रहा है, क्या क्या एक साधारण आदमी पार्टिसिपेट कर सकता है? नहीं। और जो वही करेगा जिसके पास पहला ही इतना पैसा है और डोनेशन ले रहा है, वो डोनेशन करेगा तो क्या वो हमारे कैसे कानून बनाएगा? जो इतने पैसे खर्च के करेगा तो कानून तो बाकी जनता के लिए बनते हैं ना, 500 कुछ लोग जो है वो काफी नहीं है। बाकी तो when हम लोग बात करते हैं 140 करोड़ की हमारी अब पॉपुलेशन हो गई है, तो बाकी क्या करे? वो तो उनको तो पता ही नहीं रहता क्या हो रहा है। तो ये है कि एक खर्चा इसलिए किया जाए, और दूसरा डोनर्स को ये जो कह रहे थे इंसेंटिव दिया जा रहा है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इलेक्शन, आई मीन जो स्कीम के स्पीचेस थी सब, बजट स्पीच में इंसेंटिव फॉर डोनर्स, डोनर्स को इंसेंटिव तो ये ले देख रहे हैं कि आपको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। क्यों? ये कभी किसी ने सोचा? अगर डोनर फिलैंथ्रोपिक है तो वो जितना देना चाहेगा देगा। पहले भी स्कीम में अच्छी नहीं थी, मैं हर जगह यही कह रहा हूँ, उस स्कीम में बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत थी। जैसे वो कैश का इशू, परंतु उसमें 20 हजार से ज्यादा का कैश के नाम तो आते ही थे। जब 20 हजार के आते हैं, आपको करोड़ों रुपए जब दान किए जा रहे हैं तो नाम नहीं आ रहे। देखिए ना, कुछ लोग कह रहे हैं 20 हजार से कम हमारा कैश आया, ये आया, वो बच जाते हैं, परंतु 20 हजार के बाद तो नाम थे। और दूसरा ये बहुत अजब सी बात थी कि इसका जो इन्होंने, हम अभी एक्ट किया, पता नहीं आप पूछना चाहेंगे कि नहीं, जो सबसे बड़ा एक्ट चेंज किया था वो आरबीआई का, कि ये तो चारों ही थे कंपनी लॉ में, नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी भी अब कर सकती थी जो पहले 7.5% था। अब एफसीआरए में 2016 में कर दिया था कि फॉरेन कंट्रीज अगर वो इंडिया में सब्सिडरी है वो भी दे सकती है, उस पर कोई कंडीशन नहीं थी। तो इलेक्शन कमीशन का शुरू से ही कहना, और इवन आरबीआई कहना, शेल कंपनी आई, तो वही हो गया कि अगर ये फॉरेन कंट्री का भी पैसा आ रहा है डायरेक्टली, क्योंकि अगर सब्सिडरी को पैसा चाहिए तो अपनी मेन कंपनी से ले सकती है, तो फॉरेन कंट्री भी इन्फ्लुएंस करी हमारी इलेक्शन को। और जो इतना खरीद रहे हैं, क्योंकि आपको पता है 95% के करीब 1 करोड़ के बिके, 15 हजार से ऊपर जो बिके हैं वो 1 हजार करोड़ के। तो जो इतने खरीदता है देता है तो कुछ तो उसको रिटर्न मिलेगा ना। वैसे तो देगा नहीं, क्विड प्रो को जिसे इंग्लिश में कहते हैं। एंड वो जब मिलेगा तो उसको चाहे कुछ और रिटर्न में नहीं चाहिए, ही कैन इन्फ्लुएंस द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, चाहे एनवायरनमेंट की हो चाहे हेल्थ की हो।
वो सब चीजें हैं ना, कि इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट को होगा कि आप पॉलिसी ऐसी बनाओ। और जब भी बजट बनता है तो उनसे भी राय ली जाती है, जो बिग कॉर्पोरेट हाउसेज। सर सर एज एन आरटीआई एक्टिविस्ट, आप अब आपका, जैसे अब ये स्कीम खत्म हो गया, ऑफ कोर्स अब ये ना बिकेगा ना खरीदा जाएगा। अब इस पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में एज एन एक्टिविस्ट आपको क्या लगता है कि आप आगे किस तरह इस पर और काम करना चाहेंगे, क्योंकि कहानी तो अभी खत्म हुई नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। तो यही पैसा जब खर्च होता है तो आरटीआई का एक जरिया है कि आप अगर भागीदारी करना चाहते हो सरकार में, तो पहले आप उनसे सूचना लोगे, तो क्या सूचना है, और अगर आप कुछ गलत समझोगे तो उस सूचना से आप रिफॉर्म ला सकते हैं। जैसे बहुत हमारे केस में हुआ, जैसे हमने हिंदी का एक्ट किया, हमने ऑनलाइन पोर्टल खोला फॉरेन से, आरटीआई फीस कैसे, उसमें 6-6 7 साल लग गए। इलेक्ट्रॉनिक इंडियन पोस्टल आया, करेक्शन टू दी हिंदी एक्ट, 32 मिस्टेक्स वर देयर, थ्रू मतलब इम्प्रूविंग आरटीआई थ्रू आरटीआई। सो ये एक रिफॉर्म का तरीका है। आरटीआई इसलिए नहीं आया कि सबसे पहले लोग कहते हैं कि वो और मैं कहता है ऐसा वो मैं होता है नहीं, that means सरकार भी हमारी है। व्हेन वी से हम्म। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, वी ओनली elect some people who हम्म। are supposed to provide service to us, work in such a way all schemes and to be done so that quality of life of people अच्छी हो। The whole purpose is whole running a government is this, हम्म। improvement the quality of life of people। whole purpose of my, हम जो, ये आरटीआई एक टूल है जिससे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। इट्स नीदर ए वेपन, नीदर मेक्स यू एक्टिविस्ट ऑन। आपको पहले देखना होता है, जैसे आपने ये इश्यू किया इलेक्ट्रल बॉन्ड का, सबसे पहले सोचना है कि मैं क्या करने जा रहा हूं, उसको एंड तक ले जाना चाहिए। ये नहीं कि 2 दिन के बाद छोड़ दिया। क्योंकि एक फाइल, मेरा अक्सर होता है, मैं सवाल नहीं पूछता, मैं फाइलें लेता हूँ। अगर एक फाइल आप लेते हो तो उसके अंदर आप देखोगे कहीं फुल स्टॉप कॉमा में कुछ और सूचना चाहिए, तो फिर आप एक और आरटीआई फाइल करते हो फॉलो। तो एक आरटीआई के बाद, फाइल लेने के बाद कई और आरटीआई बढ़ जाती है, हर सूचना के बाद बढ़ता चला जाता है। और उसका सूचना के, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने एक पत्र में इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन को लिखा, वो सारे फाइल डॉक्यूमेंट उनको भेज दिए। इसको पारदर्शिता थी। और जो मैं दूसरे पब्लिक अथॉरिटी में कर रहा था, वो सारे उनको दिए जा रहे थे। अगर आपको याद होगा, जब लॉ मिनिस्टर से फाइनली वो लेटर चला गया था डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर्स को, उन्होंने सर्कुलेट किया था अपने डिविजन्स को। पहले तो कह दिया था ये हमारा काम नहीं, और एक डिवीजन ने कह दिया था हम इलेक्शन कमीशन के साथ सहमत हैं। अभी भी जो स्टडी मैंने की है सारे, इसमें जो खत्म हो गया है, आज की डेट में भी 45% फिजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं पेमेंट के लिए, डिजिटली। तो क्यों नहीं 100% डिजिटली किया जाए, जब सर हम पूरा देश फिजिकल का क्या मतलब, मतलब फिजिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब? फिजिकल को चेक और ड्राफ्ट, अच्छा, चेक आप कह रहे कि नॉट द चेक। कैश, क्योंकि उसमें आप जाते हो। उसके तो, दूसरा जो आप डिजिटल तो ऑनलाइन भी कर सकते हो ट्रांसफर मनी। तो जो भी, तो आज जो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर पेमेंट आर एज गुड एज स्टिल 45। तो तो वो वाली बाकी बात थी कि के फिफ्टी अगर फाइव इसको सारा परसेंट डिजिटल, सॉरी, बाकी के 55% क्या मोड ऑफ ट्रांजैक्शन का डोनेशन? डिजिटल वर्ड भी को, उसमें मनी ट्रांसफर कहिए या पेमेंट कहिए, सब इलेक्ट्रॉनिक जो भी हम कहते हैं। एंड ये सवाल ये है कि अब सब कुछ डिजिटल होना चाहिए। कैश बिल को खत्म किया जाए, वो 20,000 का हो या 2,000, जितने मैनिपुलेट करना है वो करना है। और सब कुछ पब्लिक डोमेन में हो जब बिकता है, किसने किसको दिया, डिजिटल से ट्रैक करके दिया जाए। और डोनर्स इलेक्टोरल का है कि डोनर्स, इससे खर्चा भी कम होगा, जो डोनेशन जाएगी वो कम हो जाएगी। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े आप कुछ और सवाल सरकार से पूछना चाहेंगे, या सब पूछ लिया आपने? मैंने दो तो कर ही दिए हैं। उसके बाद मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी तक मैंने 3 किए, बल्कि 2 नहीं है 3 है। एक में तो मैंने पहले जो मैंने अपना कंसोलिडेट करता था, एक आरटीआई डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर में, इमीडिएटली आफ्टर, वहां से मुझे वो डेटा मिल जाता, कितने फिजिकल हुए, कितने लगे, कितनी कमीशन है। उस पर यह भी लिखा रहता था कि स्टेट बैंक की आपने यहाँ तक पेमेंट की है और यहाँ तक अभी ड्यू है आपके पास। वो भी नहीं है, उसके ऊपर 18% जीएसटी लगता है।
जो एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर। तो ये अजीब सी स्थिति है कि सरकार जीएसटी लगाती है और वो पैसा खुद देती है। पहले 18% जीएसटी लगाते हैं उस पर, जितने मतलब भी उनका चार्जेस बनते हैं कैलकुलेशन से, उसके बाद कहते हैं हम सारा पैसा हम ही देंगे। ये बड़ी अजीब सी बात है। और वो इनका, मेरा ये कहना है कि खाली हम कमीशन को या पेमेंट ऑफ प्रिंटिंग चार्जेस जो है, खाली हम उसकी पेमेंट नहीं कर रहे, जनता वो दे रही है 18%। जीएसटी इज पेड बाय जनता along with the actual cost. तो दिस इज, बट दिस के बारे में अगर आपने देखें, जो पार्लियामेंट का सवाल आया था फरवरी में आया था, उसमें इसका कोई जिक्र ही नहीं। क्वेश्चन में पूछा गया था मिनिस्ट्री वाले। अब मैंने वो आरटीआई करके, मेरे पास वो फाइल आ गई है, क्योंकि जब भी कोई पार्लियामेंट क्वेश्चन होता है, मैं एक सूचना मांगता है, इनफैक्ट मैं उसको आरटीआई रिक्वेस्ट बोलता हूँ, कि वो फाइल जब से आपके पास क्वेश्चन आया था टिल पार्लियामेंट में वापस भेजा गया, सारी फाइल में क्या कॉरस्पॉन्डेंस मुझे, वो मेरे पास आ गई इस बार। फिजिकल ट्रांजैक्शन और डिजिटल ट्रांजैक्शन का डिफरेंस। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने काफी कोशिश की लिख के देने की कि ये होना चाहिए, और इसमें अदरवाइज मनी लॉन्ड्रिंग होगा, शेल कंपनी आएंगी। और एक नहीं, 2 हफ्ते में 2 लेटर लिखे। और इससे क्या होगा कि मनी ट्रेल मिल जाएगी हम अगर डिजिटल करेंगे तो। परंतु भारत सरकार के एक सेक्रेटरी का यही जवाब उनको जाता था कि नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो हमारा जो मेन पर्पस इस स्कीम का था, टू कीप द डोनर्स नेम सीक्रेट। तो ये इश्यू बन रहा था। तो अभी भी फिर जब मैंने सर्वे किया था और असेसमेंट की थी बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन आई रिसीव फ्रॉम द मिनिस्ट्री, उसमें भी ऑलमोस्ट 45% जो सेल हुई है वो फिजिकल उसमें हुई है, पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, आई यूज द वर्ड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, और बाकी डिजिटल हो रही है। बाकी आपने अगर डेटा चेक किया हो जो मैंने शेयर किया आपसे, 16,500 के ऊपर करोड़ में, उसमें 94.67% जो 1 करोड़ बिके हैं, जिसमें 15,000 से ज्यादा के सिर्फ 1 करोड़ बिके हैं। परंतु शुरू शुरू में ऐसा हुआ था कि एक पार्टी के एक सीनियर लीडर ने फाइनेंस मिनिस्टर को लिखा था कि हमको छोटे अमाउंट के भी प्रिंट करने चाहिए, जैसे 1,000 का, 10,000, तो हमारे जो ग्रास रूट वर्कर्स हैं वो भी डोनेशन कर सके। और वो जो 2,65,000 दोनों तरफ छपे थे, आज वो हंड्रेड्स में बिके। तो इसका मतलब यही है, सीधा हो जाता है, जब इवन 10 लाख वालों का भी परसेंटेज इतना कम आ रहा है कि कुछ ऐसे लोग खरीद रहे हैं, ऐसी कंपनियां खरीद रहे हैं, या ऐसे रिच सुपर रिच खरीद रहे हैं जो दे रहे हैं। तो अगर अगर देखा जाए सारे मनी का, तो 15,000 कुछ, जो मैं डेटा आपको दे सकता हूँ एग्जैक्टली, अगर वो बिके हैं तो दैट इज द ओनली ट्रांजेक्शन टू प्लेस। तो सर अभी अब सारा फोकस ऑफ कोर्स इस डेटा पे रहेगा कि डोनर्स कौन है, किन्होंने कितना डोनेशन दिया, और वो सुप्रीम कोर्ट को भी जाएगा। और कहीं ना कहीं अब जो जिस तरह से आप देख रहे हो, अपोजिशन पार्टी को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके पीछे भी ये आएंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जो डोनर उनके हैं। तो ये सारा जो अब ये कह सकते हैं पैंडोरास बॉक्स खुल सकता है कि आखिर कहाँ किसने तो कितना। पहले भी आते थे ना, पहले भी तो होता था, इससे पहले भी था, वो ट्रस्ट में था। पर कम से कम ट्रस्ट तो बता देता था कहाँ से पैसा मिला है और कितना दिया है उसने पार्टी वाइज। जैसे इस बार एक एक ट्रस्ट ने तो पूरा का पूरा एक ही पार्टी को दिया। सबसे बड़ा मैं जोर हमारा है कि मैं अपने विचार करता हूँ कि इवन प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा रोल है। अभी इसके बाद जो अभी मेरे जो एक्सपीरियंस हुआ पिछले कुछ महीनों का, जो मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ ईमेल के द्वारा, कि इसका डायरेक्ट अफेक्ट है। अगर वो हालत ये है तो वो कैसा कंडक्ट करेंगे इलेक्शन, हाउ फेयर एंड होगा, अनलेस देयर इज अ फ्री फेयर एंड विदाउट फेयर करेंगे, कुछ भी स्कीम डोनेशन के लिए आई, जब वहां इलेक्शन सही नहीं होता, चाहे आप देखिए अब ईवीएम और वीवीपैट के ऊपर कितनी चर्चा चल रही आगे का यही है कि वो डोनर्स कौन है, किन्होंने दिया, अब ये पब्लिक होती है कि नहीं ये इंफॉर्मेशन। ये सारे मुद्दों पर अब ऑफ कोर्स हम आगे देखेंगे। वो लोग यही जानना चाहते हैं कि कितना हमें हमें एज इन जनता को, सिटीजन्स को इसके बारे में पता चलेगा, क्योंकि ये है। एक नहीं, पता रहस्य तो ही है। चलना चाहिए, पता चलना चाहिए। उसका कारण भी एक और है, मेरा आर्गुमेंट ये है कि
वोट जो जाता है उसको देखना होता है उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से कैंडिडेट। अगर आज डेटा मिलता है पुराने लॉज के हिसाब से इंडिया के, करप्शन केसेस, क्रिमिनल केसेस, एसेट, स्पाउस का एसेट, फैमिली एसेट, यू हैव टू गिव अ डेटा। व्हाई नॉट की सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ए कैंडिडेट? क्योंकि basically to me it is not the party or ideology I should be voting. I should be voting of the best of the candidates which are going to serve my constituency. If that nobody is good based on the data which is provided, I'll go for nota. The point is I have to elect a member who will look after our constituency. So I'll vote for it. I'll not go for any party or whoever it is. And that is should be the spirit. Things करेक्ट। will change that way. Because you are not interested. You are interested, तुम्हारा ही नहीं वो कॉन्स्टिट्यूशन देख सकेगा तो क्या करेगा? तो उसका डेटा तो चाहिए ही ना। हाउ मच मनी ही गॉट, हिज एसेट्स के तो मिल जाते हैं कि कितना उसको इलेक्शन के लिए कितना पैसा। तो यू कैन कंपेयर एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन कितना था और कितना उसने खर्च किया, वो पैसा कहाँ से आया। जी जी। ठीक है सर, तो इसी पर हम पूरी होप रखते हैं कि आगे हमें और भी डेटा मिलेगा। थैंक यू सो मच सर, आप अपना टाइम निकाला अपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे काम करने के लिए, एंड आई रियली होप कि आपको और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे मिले। ठीक थैंक है। यू। अभी तो इलेक्शन कमीशन को सुधार करने की जरूरत आ गई है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर थैंक इनवाइटिंग। प्लीज एक्सप्लेन नेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें।